हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हमारी क्लास सेवन्थ की नई क्लास है, पहली क्लास है। और आज इस पहली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो लंबे वेकेशन के बाद यानी कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जो है जब स्कूल जाता है तो उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के बगल से जो एकमात्र जो प्लेग्राउंड था उसको खोदा गया है या उसको खोदा जा रहा है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोगों का कहना था या लोगों ने कहा कि वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग जो है बनाई जाएगी जिसमें कई सारे फ्लैट जो है बनाए जाएंगे। रवि was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो रवि जो है वो एकदम से उसकी आंखों से आंसू जो है छलक छलक पड़े जब उसने ये रियलाइज किया कि उनका जो बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें बड़ी सॉफ्ट ग्रास थी यानी कि घास थी, उसमें गेंदे के जो फूल थे और उनके साथ साथ जो बटरफ्लाई थी वो हमेशा के लिए जाने वाली हैं, ये रियलाइज जब उसको हुआ तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपनी जो फीलिंग थी वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करी। In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." और असेंबली में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बड़ा सैडली होकर कहा, बड़े दुख के साथ कहा। और क्या कहा उन्होंने कि देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। अब जब क्लास में रवि जाता है तो रवि अपने टीचर से पूछता है कि सर व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सर ने कहा वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर, है ना। तो टीचर ने क्या कहा, वॉट एवर यू सी मतलब जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, इन योर सराउंडिंग यानी कि तुम्हारे आसपास के जो वातावरण आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वही एनवायरनमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are part of our environment. तो रवि सोचता है और कहता है जोर से कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, हमारे स्कूल में जो टेबल्स हैं, है ना, चेयर हैं क्लासरूम में, और यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड है या जो रोड है, गार्बेज है या मेरे दोस्त हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं इसका मतलब। तो टीचर कहते हैं यस, हाँ, सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा कि हाँ ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। बट वेट, लेकिन थोड़ा रुकिए। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल। तो टीचर ने कहा कि हाँ ये जो सभी जिनका भी नाम तुमने लिया है वो सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड होती हैं या नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना। तो कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं या मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि रोड हो गया, कार हो गई, क्लोथ हो गए, है ना, कपड़े और बुक्स हो गई। ये सभी चीज़ें कैसी हैं, मैन मेड हैं। Now work in pair, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. उसके बाद टीचर ने कहा कि आप अब इसके बाद क्या करना है कि सभी को आपको पेयर में काम करना है और लिस्ट बनानी है एक, जिसमें जितने भी नेचुरल जो थिंग्स हैं उनके नाम लिखिए, और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं यानी कि जो मैन मेड हैं उनके अलग नाम लिखिए। तो उन सबकी अलग अलग लिस्ट बनाइए, ये टीचर ने कहा। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब होता क्या है कि जैसे ही टीचर ने कहा तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा ये सभी एक्साइटेड हो गए और लिस्ट बनाने लगे।
वाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। अब उनमें से एक लड़का था इकबाल। इकबाल ने पूछा कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो टीचर ने कहा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। टीचर ने क्या कहा कि ये सभी हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है, यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, है ना, हमारी जो जरूरतें हैं, है ना, उन हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के चक्कर में या उनको पूरा करने के लिए ये सब हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो हो क्या रहा है भाई, हमारी जो नीड्स हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग। तो जब हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है कि भाई इसीलिए हम एनवायरनमेंट को धीरे धीरे मॉडिफाई करते जा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं, और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा From the above conservation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो अब आपने ऊपर जो भी कंजर्वेशन हुआ है, कन्वर्सेशन है ना, तो ऊपर जितनी भी बातचीत हुई है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी स्थान है, यानी कि प्लेस, जो अलग अलग जो प्लेस हैं या अलग अलग जो लोग हैं, चीज़ें हैं, नेचर है। अब देखो क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन सभी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन चीज़ों ने घेर रखा है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर क्या होता है, प्लेस होता है, पीपल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचर होता है। तो ये सभी होते हैं किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास, और यही सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाती हैं, है ना। तो जो प्लेस हैं, पीपल हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, जो कि घेरे हुए हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये सभी चीज़ें जो घेरे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे लोग हों, चाहे चीज़ें हों, चाहे नेचर हो, है ना, वो सब क्या किस में आता है, उस सभी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, है ना, यानी कि जो नेचर के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं और जो ह्यूमन मेड यानी कि जो मानव के द्वारा जो बनाई गई हैं, उन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब देखो क्या कह रहा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, बायोटिक भी आती हैं और अबायोटिक भी आती हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, है ना। यानी कि सिंपल वे में कहें तो अबायोटिक कौन से हो गए, लिविंग थिंग्स, और बायोटिक हो गए लिविंग थिंग्स, अबायोटिक हो गए नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऐसी थिंग्स जो नेचुरल हैं, और एक तो ऐसी चीज़ होती हैं जो लिविंग होती हैं और एक ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें किस में आती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अच्छा, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, मानव पर्यावरण जो है उसमें क्या क्या है, तो उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमंस की, है ना, उनके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो क्रिएशन किए जाते हैं, तरह तरह की जो कह सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें जो इंसान बनाता है वो सब उसमें आ जाएंगी, है ना। और जो इंटरेक्शन करता है इंसान प्रकृति के साथ में, वो इंटरेक्शन जो है वो सब किस में आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें देखते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो जो जमीन होती है, पानी है, हवा है, हवा नहीं तो वायु कह सकते हैं, तो जमीन हो गई, पानी हो गया, वायु हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, इन सभी को मिलाकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आगे कहा जा रहा है कि आप इन सभी के मीनिंग्स से परिचित होंगे, यानी कि आप लिथोस्फेयर के बारे में जानते होंगे, आप हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानते होंगे, आप एटमॉस्फेयर के बारे में जानते होंगे, आप बायोस्फेयर के बारे में जानते होंगे। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, स्थल मंडल, यानी कि जितनी भी जमीन है इस पूरी अर्थ पर, तो वो सब किस में आती है,
वो लिथोस्फीयर में आ जाएगी। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जितना भी जल है अर्थ पे वो सारा जलमंडल में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, इसमें पूरी वायु आ जाएगी, है ना, जितना भी हमारे ऊपर जो भी वायु है वो सब इसमें आ जाएगी वायुमंडल में। और बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल, है ना। तो इन सभी से आप परिचित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। तो आगे बताया जा रहा है कि आओ, अब हमने थोड़ा सा पहले आपने पहले इनके बारे में थोड़ा सुना होगा, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और भी विस्तार से बात करेंगे, या इनके बारे में जो और भी जो फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो बात करें अगर लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट होती है, या कह सकते हैं कि हार्ड टॉप लेयर है, यानी कि ऊपरी सतह होती है ये, जो कि कठोर होती है ना। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि कठोर होती है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब कहा जा रहा है कि ये जो लिथोस्फीयर है ये किसकी बनी होती है, तो ये रॉक्स से और मिनरल्स से बनी होती है, और इसके ऊपर एक पतली सी परत होती है मिट्टी की, है ना। तो समझ में आ गया आपको लिथोस्फीयर कैसे बनता है। तो जो लिथोस्फीयर है यानी कि जो स्थल मंडल है, ये चट्टानों से और खनिजों से यानी कि रॉक्स और मिनरल से बना है, और इसके ऊपर एक पतली सी परत है मिट्टी की। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब कहा जा रहा है कि जो लिथोस्फीयर है ये इरेगुलर सरफेस है, यानी कि असमतल है, समान नहीं है सब जगह, कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है ना। तो एक जैसी जमीन नहीं है सब जगह, जमीन जो है या भूमि जो है वो अलग अलग आकृतियों की हमें देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि इरेगुलर शेप में मिलती है, यानी कि ऊबड़ खाबड़, है ना, तरह से, है ना। तो जो हमारी जो लिथोस्फीयर है उसकी जो सरफेस है वो इरेगुलर है, जिस पर हम कई सारी लैंडफॉर्म्स देख सकते हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृति, है ना, स्थल की आकृति, जमीन की आकृति। लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृति कह लो, या जो भूमि है उसकी आकृति। तो हमें जमीन पर तरह तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो कहीं माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेन्स यानी कि मैदान देखने को मिलते हैं, कहीं पर हमें वैलीज देखने को मिलती हैं, है ना। अब माउंटेन्स का मतलब जानते ही हो, पर्वत। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पठार या पठारी क्षेत्र हो गया। प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्र हो गया, और वैलीज का मतलब हो गया घाटियां, है ना। तो ये सभी हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, इसी लिथोस्फीयर पर देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो एक समान नहीं है, इसकी सतह एक जैसी नहीं है, उबड़ खाबड़ है, इरेगुलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। अब देखो ये जो लैंडफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, स्थलाकृतियों की जो हम बात कर रहे हैं, ये ना केवल कॉन्टिनेंट्स पर देखने को मिलती है, बल्कि जो ओशियन फ्लोर है, यानी कि जो महासागरों का जो फ्लोर है, यानी कि जो उसका तल है, वहां पर भी हमें इस तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं, लिथोस्फीयर इज द डोमेन that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements। अब देखो जो लिथोस्फीयर है ये एक ऐसा डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है भाई, ये हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, यानी कि जमीन। फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जंगल कहाँ होते हैं, जंगल जमीन पे होते हैं। तो लिथोस्फीयर हमें क्या देते हैं, जंगल देते हैं, यानी कि फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा ग्रासलैंड यानी कि जो चारागाह होते हैं, है ना। ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना या चरना जो भी है। तो ग्रासलैंड मतलब होते हैं चारागाह। तो ये जो चारागाह है ये भी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, ये भी हमें लिथोस्फीयर से ही मिलता है। उसके अलावा लिथोस्फीयर से हमें जमीन मिलती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब जो हम घर बनाते हैं अपने, उनके लिए भी जमीन चाहिए होती है। तो वो जमीन भी हमें कहाँ मिलती है, स्थलमंडल से ही मिलती है। तो अपन को आप समझ में आ गया होगा, है ना, कि लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो लिथोस्फीयर हमें जंगल यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट, उसके अलावा ग्रासलैंड, और उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन हमें स्थलमंडल से मिलती है या लिथोस्फीयर से मिलती है। उसके अलावा जो ह्यूमन सेटलमेंट है, यानी कि जो हम अपने घर बनाते हैं, वो भी ज़मीन पर ही बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। देखो लिथोस्फीयर जो है वो मिनरल वेल्थ का भी क्या है, एक सोर्स है। मिनरल मतलब खनिज। तो बहुत सारे खनिज हमें मिलते हैं किससे, लिथोस्फीयर से। जब हम जमीन पर खुदाई करते हैं तो उस खुदाई में हमें बहुत सारे मिनरल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें लिथोस्फीयर से
मिलती है ना। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर सभी डोमेन्स को बताया गया है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, सब दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डोमेन की। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जो जल का जो क्षेत्र है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जल के क्षेत्र को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सी, ओशियन एक्सेट्रा। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर है, इसमें कौन कौन से सोर्स आ गए वाटर के, तो जितने भी सोर्स हैं वाटर के वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि रिवर्स है ना, नदियां हो गई, लेक्स मतलब झीलें हो गई, सी मतलब समुद्र हो गया, ओशियन मतलब महासागर हो गया, है ना, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। तो ये सभी जो चीजें हैं या सभी जो कह सकते हैं कि जो एरिया है या क्षेत्र हैं, है ना, ये सभी किस में आते हैं, ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये सभी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो हाइड्रोस्फीयर है यानी कि जो जलमंडल है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डोमेन की, और वो है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं वायुमंडल। तो ये है क्या वायुमंडल, तो ये एक थिन लेयर है। थिन लेयर का मतलब एक पतली परत है। काई की पतली परत है भाई, तो ये पतली परत है एयर की यानी कि हवा की, दैट सराउंड द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर फैली हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, और हमारा पृथ्वी का जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षणीय बल है वो इस एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों ओर होल्ड किए हुए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें सूरज से आने वाली या सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, और रेज मतलब किरण, तो जो नुकसानदायक जो किरण होती हैं या हार्मफुल जो रेज होती हैं जो कि सन से आती है उनसे हमें बचाती है। अब ये जो हार्मफुल रेज होती हैं ये स्कॉर्चिंग भी होती हैं, स्कॉर्चिंग मतलब जला देने वाली जो गर्मी है सन की, उससे भी हमें बचाता है कौन, एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारी गैसें हैं। इसी एटमॉस्फेयर में डस्ट भी है, डस्ट मतलब धूल कण है, वाटर वेपर है यानी कि जलवाष्प है ना। तो गैस है, धूल के कण हैं, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है, ये सभी किस में आता है, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये सब हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है ना, वैसे ही हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है या हमारी जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु है वो भी चेंज होने लगती है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा वेदर और हमारी जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। अब देखो अगला डोमेन हम देख रहे हैं बायोस्फीयर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्लांट हैं और जो किंगडम एनिमल किंगडम है उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है ना। तो पेड़ पौधे हो गए, और पेड़ पौधों के साथ साथ जो जीव जंतु हैं यानी कि जो एनिमल किंगडम है उनको मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, या बायोस्फीयर को हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो बताया जा रहा है कि जो बायोस्फीयर है ये एक नैरो जोन है, एक सकरा क्षेत्र है जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस लिए, सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो ये एक नैरो जोन है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो लैंड है, वाटर है और एयर है, तीनों ही इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये तीनों ही बहुत जरूरी है ना। तो जहां पर ये तीनों मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं वहीं पर कह सकते हैं कि लाइफ संभव है, या जो लाइफ है वो पॉसिबल है, और उसी नैरो जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं।